यो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं महिंद्रा 3XO की, एंड चलनी भी चाहिए। देश के सारे यूट्यूबर महिंद्रा 3XO के बारे में ही बात कर रहे हैं। मिक्स फीलिंग देखने को मिल रही है और आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। कुछ लोग इसकी थोड़ी सी बुराई ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, और जो जनता है वो मज़े ले रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बुराई कर रहे हैं वो उनमें से हैं जैसे जिनको इवेंट में नहीं बुलाया गया। ऐसे मैंने कमेंट्स पढ़े कि आपको तो इवेंट में बुलाया नहीं गया तो दबा की बुराई कर रहे हो, व्हाट्सोएवर जो भी चल रहा है। बट सच ये है कि ऑडियंस में से काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे भाइयों को ये कार पसंद तो आई है। कुछ को इंजन अच्छे लगे, फीचर्स अच्छे लगे, लुक्स नहीं अच्छी लगी है। आज एक ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूं मैं बिल्कुल ही, और इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि ये कार कितनी ज़्यादा बुरी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। क्योंकि फैक्ट ये है, हमारे देश में ना हर तरह की कार्स बिकी हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, मारुति 800 से लेके टाटा नैनो से लेके, इनफैक्ट जो महिंद्रा की ही KUV 100 थी, वो भी एक अजीब सी ही कार थी पर वो बिकी। आज की डेट में 2024 में मैटर क्या करता है कि क्या वो चीज़ थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी लग रही है या नहीं लग रही है। पर बीच में काफ़ी सारे ना झोलम झाल टाइप चीज़ें भी हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें थोड़े से जो मेरे विचार है पर्सनल, वो सारी चीज़ें, रिव्यूज़, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स शेयर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो महिंद्रा ने अपनी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन में बात रखी थी कि हम एक डिसरप्टिव चीज़ करना चाहते हैं। डिसरप्टिव चीज़ मतलब एक ऐसा बदलाव जो ज़रूरी था लाना। ज़रूरी इसलिए भी था दोस्तों क्योंकि कार के आपने देखा कि प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप आज की डेट में हालात देखोगे तो हैचबैक के प्राइसेस भी कहीं के 10-10 लाख तक पहुंच रहे हैं, जिनके टॉप मॉडल्स की अगर हम बात करें। इनफैक्ट जैसे i20 हो गई। अब इन सिचुएशंस में जहां आपको रेट इतना ज़्यादा मिल रहा है, सेफ्टी की कोई बात नहीं होती है, वहां पर ये 3XO कार आ गई है, ठीक है। एंड आई डू रियलाइज कि कुछ चीज़ें यहाँ पे झोलम झाल हैं, पर पहले अच्छी बातों से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई कार की प्राइसिंग जो है 7.49 लाख रुपए से रख दी, 7.5 लाख रुपए से बेस मॉडल स्टार्ट कर दिया। अगर तो ये डिलीवरी टाइम पे मिलती है तो, अगर तो टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाते तो महिंद्रा का खुद ही फेलियर है, इसमें यार हम क्या कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप डिलीवरी कर रहे हो, देखो ब्रेजा का भी 6 महीने तक तो जायज लगता है मुझे वेटिंग पीरियड, तो अगर इसका भी 6 महीने तक चला जाता है तो कुछ गलत नहीं कह सकते। पर अगर ऐसा कुछ जा रहा है कि भाई टोयोटा की तरह ये साल लग रहा है, 12-11 महीने लग रहे हैं, इतना महिंद्रा की बुकिंग मुझे नहीं लगता आने वाली है, और इतना वेटिंग पीरियड होना भी नहीं चाहिए। और अगर आपको पहले से प्लान था कि हम 7.5 लाख की कार निकालेंगे कॉम्पैक्ट SUV, तो अपने प्रोडक्शन और अपनी मैन पावर उस हिसाब से तो डेफिनेटली बढ़ाई होगी। अगर आप टाइम पे डिलीवरीज नहीं देते हो तो ये गिमिक था, ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट था। दूसरी अच्छी बात क्या है, चारों डिस्क ब्रेक आते हैं, ये कोई नहीं दे रहा आपको। चारों डिस्क ब्रेक कोई नहीं दे रहा। रही बात कार के व्हील बेस की, जो आपका पूरा लेग रूम वगैरह भी जिससे बढ़ जाता है, 2600 mm का व्हील बेस है। हालांकि ये पहले भी था, ये कोई नई चीज नहीं हुई है, व्हील बेस पहले भी बड़ा था। ये शुरू से ही XUV 300 के पास एडवांटेज थी, जो 3XO है, कि इनके पास अंदर बैठने के बाद जो कार का ओवरऑल 3 पैसेंजर्स का हिप रूम होता है, बैठने के बाद शोल्डर रूम जो होता है वो सही था एज कम्पेयर टू बाकी कॉम्पैक्ट SUV। तो लेग रूम वगैरह, 3 लोगों की पोजीशनिंग वगैरह सब बढ़िया था। एक अच्छी चीज और क्या लगी, स्टीयरिंग के मोड्स डाल दिए कि भाई आप अपने अकॉर्डिंगली स्टीयरिंग को सेट कर लो। किसी को अगर थोड़ा सा हार्ड स्टीयरिंग चाहिए, और ये बेस मॉडल से डाला है ना, ये बाकी कोई कार्स नहीं दे रही हैं। स्टीयरिंग मोड्स अच्छी बात हुई। उसके बाद 6 एयर बैग कर दिए। महिंद्रा का ये स्टेप लेना बहुत जरूरी था क्योंकि टाटा ने पहले लिया हुआ था। अब 2 इंडियन कंपनीज ऑलरेडी आपको बेस मॉडल से 6 एयर बैग दे रही हैं। मारुति अगर अभी नहीं करती तो मारुति को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं करते, या फिर अब मारुति से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हटेगा। क्योंकि 6 एयरबैग देखो कोई लग्जरी फीचर तो है नहीं। क्या करता है एयरबैग, आपकी सेफ्टी के लिए तो है। ऐसा तो है नहीं कि 6 एयरबैग जो है 6 स्पीकर्स का भी काम करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो गाने बजेंगे उनमें से। सो दैट्स टोटली अ सेफ्टी फीचर। अगर मारुति अभी भी आपको 6 एयरबैग नहीं दे रहा तो ये बहुत गलत है। सो आई डेफिनेटली अप्रिशिएटेड कि इन्होंने बेस मॉडल से कम 6 एयरबैग डाल दिए। अगर हम बात करें कार की सेफ्टी की, तो वो भी डेफिनेटली 5 स्टार ले ही आएगी, क्योंकि महिंद्रा की पुरानी वाली XUV 300 भी 5 स्टार ही थी, तो सेफ्टी में कभी भी कोई कंसर्न्स नहीं रहे। अब जो एक नई हवा चल रही है कि भाई कार और अच्छी चलेगी, तो XUV 300 पहले भी अच्छी ही चलती थी, इसके ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे ही थे। अगर आप कोई मेरी पुरानी वीडियो भी उठा के देखोगे, मैंने तो कभी भी शायद नहीं कहा कि 3XO के ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे नहीं थे। नया क्लेम जो आ रहा है कि अब जो कार की पोजीशनिंग है XUV 700 जैसी आपको मिल रही है यहाँ पे। ये एक थोड़ा सा एक यूनिक चीज कर दी कि भाई जो इसका अप्रोच एंगल है और जो डिपार्चर एंगल है वो XUV 700 वाला है। अब जब मैं इसको चला लूंगा तो पता चल जाएगा। इनफैक्ट इसकी ब्रेकिंग भी जो है काफी इंप्रूव्ड है। XUV 700 वाले सारा ब्रेकिंग सिस्टम और पैडल्स वगैरह यूज करे हुए हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीजें हैं। अब जो बातें हमने डिस्कस करी है ना, कुछ एक आध चीज अगर मिस हो गई है तो प्लीज कोई दूसरा भाई कमेंट करके बता सकता है। जो बातें हमने मेजोरिटी में कर ली है ना, इसके ना बाकी पहलू भी निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइस पॉइंट पर ही जाता हूँ,
7.5 लाख रुपए में आपको देखो क्या मिल रहा था, बलिनो, पंच और यही ऑप्शंस थे आपके पास। फ्रॉन्क्स तो थी नहीं, फ्रॉन्क्स तो अभी भी महंगी थी, फ्रॉन्क्स 8.5 की है। यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है, नीचे का सेगमेंट पूरा किल कर रही है। मैं अगर भाई पंच लेने निकला हूँ, अगर मेरा बजट 8 लाख था, मैं अब क्यों लूंगा यार, मैं डेफिनेटली एक्सयूवी ले लूंगा यहाँ पे। पर पूरी बात सुनना, वीडियो को पूरा देखना, बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत चले जाना। कार के साइज के हिसाब से, इंजन की पावर के हिसाब से तो भाई डेफिनेटली ये लेनी बनती है, क्योंकि कार अच्छी है, बड़ी है, हैवी है, सॉलिड है। पर यहाँ पर अब एक चीज जो मुझे कंफ्यूजिंग लगी कि महिंद्रा ने अब पेट्रोल में भी 2 इंजन कर दिए, है ना। अब एक इसका जो टर्बो TGDI इंजन था जो काफी पावरफुल है, और जो दूसरा 1.2 लीटर टर्बो है, देखो दोनों ही 1.2 लीटर टर्बो है, दोनों ही एम स्टाइलियन है। एक TCP5 करके कुछ आ रहा है और एक आ रहा है अपना टर्बो GDI करके। जो कम पावर वाला है वो 110 bhp जनरेट कर रहा है, और जो ज्यादा पावर वाला है वो अराउंड 130 bhp जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप जब कार खरीदोगे तो वहां पे होता है टॉप मॉडल, हमेशा आपको पता है ये बात, कभी भी बेस मॉडल आपको किसी भी शोरूम में खड़ा तो नहीं मिलेगा। तो भाई उस टर्बो TGDA वाले को चलाकर ये फैसला मत ले लेना कि 7.5 लाख वाला मॉडल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको वो इंजन उसमें नहीं मिलेगा। एंड ये हो सकता है आपका लक हो कि अगर आपको बेस मॉडल में खड़ा मिल जाए। बट ये एक चीज थी जो मैं शेयर करना चाहता था, मुझे कंफ्यूजिंग लगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये 2 इंजन करने की जगह कि टर्बो के ही 2 करे इन्होंने पेट्रोल के, एक काश ये 4 सिलेंडर का नेचुरल एस्पिरेटेड कर देते तो मजा आ जाता। क्योंकि ये जो दोनों एग्जिस्टिंग इंजन हो गए, दोनों ही एम स्टाइलियन है, दोनों ही टर्बो हैं, दोनों ही पेट्रोल हैं, दोनों ही 3 सिलेंडर है, दोनों ही 1.2 है। तो यार एक अगर नेचुरल एस्पिरेटेड कर देते तो बढ़िया रहता, या फिर जस्टिफाई तब होता आप टर्बो TGDA वाला ही दे देते ना बेस मॉडल से, यार उसमें क्या दिक्कत थी। फिर देखो क्या होता, फिर तारीफ के पुल थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं। सेकंड जो बूट स्पेस का चल रहा है, यार देखो बूट स्पेस मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से महिंद्रा ने ये बात रखी, क्योंकि ये ऐसी स्मार्टनेस थी जो पकड़ में आ रही है। सिंपल सी बात है यार, आप ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप लगेज तक ऊपर तक ले जाओ तो उसे काउंट करोगे स्पेस को, है ना। वहां पर मुझे थोड़ा जमा नहीं बात, स्पेस ऑलमोस्ट उतना ही है। बट एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि तरीका जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसे सेट करो, एक लंबा सेट करो, फिर एक ऐसे सेट करो। अगर वैसे लगेज वगैरह सेट करके आपका 3-4 लोगों का लॉजिक बनता हो तो डेफिनेटली ये कार लेना कोई गलत चीज़ तो नहीं है। पर इसके यूसेज अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इन सारी हवाओं में, सारी फिजाओं में जो चल रहा है 3XO का, एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो ये है कि इस कार में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं है। तो जो टर्बो इंजन वर्सेस नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के प्रो एंड कॉन्स होते हैं वो हमेशा ही एग्जिस्टिंग में रहेंगे, ठीक है। देखो अगर आप पुरानी वाली 3XO देखते हो और ये वाली भी देखते हो तो सबसे बड़ा फर्क आया कहां पर एक्चुअली। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई इतना खासा बदलाव तो मुझे लगा नहीं है, ना ही देखो बूट स्पेस में कोई खासा बदलाव मुझे ऐसा लगा, ठीक है। आप जब 17 इंचेस का अलॉय करोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस तो बढ़ ही जाएगी डेफिनेटली वहां पे। यहाँ पर पुरानी वाली और इसमें कोई मेजर फर्क नहीं है। जो मेन हवा उठी है ना वो प्राइस से उठी है। कि 7.49 का जो प्राइस टैग लगा दिया है ना, कि रेट गिरा दिए हैं कार के, और उसकी वेटिंग पीरियड डेफिनेटली ज्यादा ही जाएगी, तभी तो ऊपर के मॉडल्स बिकेंगे। दूसरा एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि कम पैसों में अब इन्होंने सोनेट की तरह सनरूफ वाले वेरिएंट्स निकाल रहे हैं 10 लाख रुपए के आसपास। ये एक वैलिड पॉइंट है। तो महिंद्रा ने जो भी करा ना, इससे ये एक बात तो डेफिनेटली होगी कि बाकी ऑटोमोबाइल जो ब्रांड्स है ना वो हिलेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा रियलिटी में आएंगे कि यार मुझे कंज्यूमर को कुछ और भी देना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा भी ऑफर कर रहा है। मैं चाहूंगा कि महिंद्रा ऑफर करे, बीच में ही ना लटकाए। और आप जब कार खरीदें तो टर्बो वर्सेस नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाले फैक्ट्स को सोच समझ कर लेना। अगर आप बिल्कुल ड्राइव लवर हो, ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो कि भाई कार को उड़ाते ही चले जाना है, तो टर्बो इंजन पे जाना ज्यादा समझदारी है। अगर आप शहर में ही ड्राइव करते हो यार, सिटी में रहते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी वाले बंदे हो, वहां पर आप क्या करोगे इसको लेकर? यार नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी ले सकते हो, जिसमें मारुति को महारत हासिल है, और इनफैक्ट Hyundai के भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ज्यादा है, तो वहां पर थोड़ा सा देख लेना। बट अगर आपको जो इनका नॉर्मल वो TCPFI वाला 1.2 टर्बो इंजन समझ में आता हो चलाकर, तो उसको लेना भी कोई गलत बात नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में मैं डेफिनेटली कंपैरिजन जरूर करने वाला हूं कि वर्सेस ब्रेजा या फिर नेक्सॉन या फिर अदर जो पहलू हैं कि इस कार को लेना कितनी समझदारी रहेगी। मैं थोड़ी सी ये सलाह जरूर दूंगा कि अगर आपने मन बना ही लिया हो ना, तो बुकिंग करके रख तो दो। देखो क्योंकि ना इसका ये होगा कि जिन्होंने शुरू में बुकिंग कर दी ना उनको तो मिल जाएगी कार, पर इसका रेट बढ़ेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो अर्ली प्राइसेस रखे हैं ना भाई, किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी का इतना प्राइस कभी नहीं था। महिंद्रा ने जानबूझकर एक ऐसी चीज करी है जो कोई कार कंपनी ने नहीं करी। महिंद्रा ने बेसिकली जो कहा ना कि हम डिसरप्टिव काम करेंगे, इन्होंने अलग ही कर दिया। आप एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर आईफोन बिक रहा है एप्पल का, सैमसंग के मोबाइल बिकते हैं, गैलेक्सी सीरीज हो गई, वन प्लस बिकता है, ये 3 प्लेयर टॉप पे हैं। अब इन 3 प्लेयरों में एक बात कॉमन है कि जब भी कोई नया मोबाइल आता है तो जो फ्लैगशिप मोबाइल होते हैं 60-70 हज़ार रुपए के आसपास, उसका एक ऐसा वेरिएंट होता है जो सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है। पर आप एक बात बताओ, अब सडनली
सैमसंग क्या करता है कि भाई हमने ना वो 40 में लॉन्च कर देना है। तो क्या होगा, ये तो एक ऐसा काम हो गया ना जो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो उससे तो क्या होगा, एक बार को आईफोन वाला भी ललचा सकता है और दूसरा वन प्लस वाला भी ललचा सकता है कि यार जब हमें सैमसंग दे रहा है 40,000 रुपये में उतना ही कैमरा, उतना ही प्रोसेसर, उतना ही रैम, उतना ही स्टोरेज, तो हमें करना क्या है भाई ज़्यादा महंगा लेके। अब वही बंदे रुक के आईफोन पे की तरफ जाएंगे या फिर वन प्लस की तरफ, जो बिल्कुल डेडिकेटेडली उस ब्रांड्स को ही प्यार करते हैं कि भाई नहीं मैं तो आईफोन ही लूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं तो आईफोन ही लूंगा या तो मैं वन प्लस ही लूंगा। अब वो लोग जो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट प्यार करते आ रहे थे ब्राजा से नेक्सॉन से, वो तो वहीं डटे रहेंगे। उनके माइंड में ये रहेगा भाई हम तो नेक्सॉन के साथ ही हैं या फिर हम ब्राजा के साथ ही हैं, हम नहीं जा रहे यहाँ पे इस कार के पास। पर कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको ये अपीलिंग लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि कार के इंटीरियर में थोड़े से बदलाव करे हैं, ईवी वाले इंटीरियर डाल दिए, कुछ नया नहीं करा है। हालांकि अगर मुझसे कोई मेरा पर्सनल जवाब अगर मैं दूं यहाँ पे, मुझे इतने कुछ ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगे, बट जो कम बजट वाले इसके वेरिएंट्स हैं उसके हिसाब से ठीक है। पर भाई 14-13 लाख रुपए लगाकर ये वाले इंटीरियर लेना मुझे बहुत समझदारी नहीं लग रही, और लुक की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही नहीं लग रही। कार के ओवरऑल एक्सटीरियर और कार का इंटीरियर, मैं इस कार में कभी भी 13-14 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा भाई, मेरा कोई टाट नहीं खुजाई, मैं एक अजीब सी कार लूंगा ये वाली। पर पर अगर मुझे 9, 10, 10.5, 11 के आसपास तक पैसा लगाना हो जिसमें मेरे को टॉप सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये अच्छी कार है। क्यों अच्छी कार है? क्योंकि लेग रूम बढ़िया है और सारे फीचर्स आप लोगों ने देख ही लिए हैं। वेंटिलेटेड सीट नहीं आ रही है, मुझे पता है 2-4 चीज़ और भी नहीं आ रही है, बट यार 10-11 लाख रुपए के आसपास दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन गेट राइट नाउ, ये बात तो माननी पड़ेगी। पर जिन लोगों को मेहनत के पैसों वाली कार लेनी है, जो एक्सट्रीम मेहनत की कमाई होती है कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी कार 7-8 साल 9 साल निकाले मेरे साथ, कुछ लोग तो 10 साल भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा रुकना, देखो वो जल्दबाजी मत करना, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ। उसके रिव्यूज़ आने वाले हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा फॉर श्योर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे कुछ ये वाले विचार थे, और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे यार तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं जिद तो नहीं कर सकता आप लोगों से, आप लोगों की चॉइस है। इफ़ यू लाइक समवन देन ओनली यू विल सब्सक्राइब, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। बट थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज लगी हो एंड इफ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग, प्लीज शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।